तो आज हम लोग आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को। तो आज आगे की बातें करेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हुआ हमारा, है ना, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हेडिंग डालो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस बोलते हैं, लिख सकते हो और करके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। पहली, चार्ज इज एडिटिव। भाई चार्ज जो होते हैं एडिटिव होते हैं। कैसे? बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी hence it follow स्केलर सम। भाई 11th में भी पढ़ा ना भी पढ़ा हो तो बता दें आप लोगों को। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो अलजेब्रिक सम को फॉलो करती है, यानी कि मैथमेटिकल सम को फॉलो करती है और इनमें डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर क्वांटिटी हमारी वह क्वांटिटी होती है जिनके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, यानी कि जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन बताना जरूरी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। और इनके अपने अलग ऑर्डिनरी, मतलब कि अपने अलग लॉज होते हैं। ये ऑर्डिनरी लॉज को फॉलो नहीं करते, यानी कि मैथमेटिकल लॉज को फॉलो नहीं करते। ये इनके अलग लॉज होते हैं, अपने वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जिनको बोलते हैं। तो ये ऐसे एडिट नहीं होते जैसे कि मैथमेटिकली 2 + 2 = 4, 2 + 3 = 5, इस तरीके से एडिट नहीं होते। इनके कुछ अलग रूल्स हैं अपने। तो ये क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है भाई, ये डायरेक्शन पर थोड़ी ना डिपेंड करती है। इस वजह से क्या है, ये एडिटिव है। एडिटिव इसलिए बोला यानी कि हमेशा ऐड ही होगा, अलजेब्रिक सम ही फॉलो करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे डायरेक्शन पर डिपेंड करता तो माइनस भी होता। लेकिन जब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या करेगा, हेंस इट फॉलो स्केलर सम। ये वेक्टर सम को फॉलो नहीं करेगा, हमेशा एडिट रहेगा। दैट इज हम बोल सकते हैं, देखना ध्यान से, Q1 + Q2 + Q3 Qn = Qnet। नेट चार्ज किसी बॉडी पर अगर जो चार्ज निकालना, मान लो ये हमारे पास कोई बॉडी है ना। अब इस बॉडी पर हमें एक Q1 चार्ज यहाँ, एक Q2 यहाँ, इस तरीके से इस पर चार्ज स्प्रेड है, ये Qn तक चार्ज है। अब पूछता है टोटल चार्ज होना बॉडी, तो टोटल चार्ज कितना होगा, Q1 + Q2 प्लस कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। तो ये इसका टोटल चार्ज होगा। चलो आगे देखते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। 1 मिनट, 1 मिनट रुकेंगे, मैं डस्टर लेता हूं। मैंने मिटाने के लिए कुछ लिया है तो देखेंगे। अब क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर। एक क्वेश्चन लिया हमने, Q1 if Q1 + Q2 = 0, कोमा सिग्निफाइज दैट। ये क्या बताता है भाई, देखो Q1 + Q2 चार्ज क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, यानी कि चार्ज इज एडिटिव। पहली बात ये बताता है। आसान क्वेश्चन में आता भी है, कभी कभी पूछता है, ज्यादा नहीं आता। चार्ज इज एडिटिव। और आप बोल सकते हैं चार्ज इज स्केलर। भाई स्केलर का मतलब भी एडिटिव होता है। और क्या आप बोल सकते हैं आप इसको, है ना, ऑप्शन में भी आ जाता है कई बार। जब बोर्ड ऑप्शनल क्वेश्चन डाल देता है 2 से 3, है ना, 5 क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी किसी किसी एग्जाम में। किसी साल ऑप्शन डाल देगा, किसी साल आपका जर्नल आपकी थ्योरी दे देगा। वैसे भी आजकल तो आप देख रहे हो कि ऑप्शनली एग्जाम हुआ है फर्स्ट ईयर का हमारा। तो हो सकता है इस बार खबर आई नहीं है कि भाई इस बार जो है, इस साल हमारा कैसा होगा एग्जाम,
ऐसी होगा पिछले की तरह या फिर पुराना पैटर्न वो फॉलो करेगा, तो उस बारे में भी बताया नहीं है बोर्ड ने, अभी कोई न्यूज आई नहीं है उस बारे में, जैसी आएगी लेकिन हम सब चीज को पूरा लेकर के चलेंगे ना साथ में। भाई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वल चार्ज होंगे दोनों, जितना ये इतना ही है, और क्या होंगे अपोजिट नेचर के होंगे, जब भी 0 होगा। जैसे 2 प्लस ये -2 चार्ज हुआ जब भी तो 0, या 4 प्लस -4 इस तरीके से 0, यानी कि चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, that is they form इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, आगे टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। फिलहाल जनरल समझो, जब हम किसी दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को हम नहीं करते, जब कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्ज किसी एक शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेट हो तो हम बोलते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिलहाल इतना समझो, ये देखो जब कोई दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हम नहीं करते, ध्यान रखना अपने से नहीं करते, खुद ही होता है इंडक्शन के द्वारा। देखेंगे इंडक्शन क्या होता है ना, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल आएगा तो मजा आएगा इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने में। तो जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी शॉर्ट डिस्टेंस से छोटी डिस्टेंस होती है बहुत ज्यादा, है ना, जैसे कि HCl पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, H पर +1 Cl पर -1 चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन दे फॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसे बोल सकते हैं। बता दे इसको, आगे देखो देखेंगे आगे, सेकंड लॉस का ऐसे लिखो, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर while like charge repel। भाई अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट कर जाते हैं, जबकि जो हमारे लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल कर जाए। लाइक चार्ज का मतलब सेम नेचर के चार्ज, प्लस ले लो रिपेल करेंगे, माइनस को लाइक चार्ज और सिमिलर चार्ज भी बोल देते हैं हम लोग इसको, है ना। और अपोजिट चार्ज तो भाई पता ही है, अपोजिट नेचर के चार्ज ये अट्रैक्ट करते हैं। किस वजह से करते हैं, माइकल फैराडे ने बताया था, हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड का कांसेप्ट दिया था, उसने बताया हर चार्ज के पास अपनी एक फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैं जल्दी से बता रहा हूं, आगे टॉपिक आएगा बहुत अच्छा समझ में आएगा। भाई देख, पॉजिटिव चार्ज के पास अपनी फील्ड होगी, नेगेटिव के पास अपनी फील्ड होगी। उसने कहा पॉजिटिव के पास जो फील्ड होती है वो आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है, ये लो बाहर की तरफ दिखाई हमने, बाहर की तरफ। जो नेगेटिव के पास अपनी फील्ड होती है वो अंदर की तरफ होती है, अंदर, ये गई अंदर की तरफ फील्ड। इस तरीके से, इस वजह से ये अट्रैक्ट और रिपेल करता है। भाई देखो, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये भी बाहर फोर्स लगाएगा, ये भी बाहर फोर्स लगाएगा, है ना। ये कह रहा है मेरे पास में एक पॉजिटिव चार्ज कब आता है किसी बॉडी पर, पहले इसको देख लो। पॉजिटिव चार्ज जब आता है किसी बॉडी पर, जब उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ने रिमूव करा हो अपने अंदर से, तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि इसके पास पॉजिटिव यानी कमी है, इसके पास भी पॉजिटिव कमी है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। लेकिन ये भी कह रहा है कि भाई मान लो कोई दो व्यक्ति हैं, ये एक व्यक्ति ये दूसरा व्यक्ति, ये इससे बोलता है, ये वाला इससे बोलता है कि मेरे को थोड़े पैसे दो, वो कह रहा है मेरे पास खुद ना तेरे को दो, है ना। अब ये वाला फिर बोलता है इससे, हैं मेरे को खुद नहीं है तेरे को क्या दूं, भगा दिया, रिपल्सन हो गया। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज लो, मान लो ये नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड बताई माइकल फैराडे ने, अंदर की तरफ होती है। किस वजह से बताई ये भी बताएंगे, पॉजिटिव टैग चार्ज होता है जिसकी वजह से पता लगता है, सभी चीजें बताएंगे। लेकिन आगे वाले लेक्चर में जब टॉपिक आएगा अंदर की तरफ फील्ड, अभी कह रहा है मेरे को बहुत ज्यादा पैसा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना, ज्यादा चार्ज है, ये कह रहा है मेरे पे भी क्या कम है, निकल यहां से, कभी तेरे को बताऊंगा नहीं, तो वो वाली बात हो गई, है ना। तो इसलिए ये रिपेल करते हैं और इसी वजह से अट्रैक्ट करते हैं। ये इसको भगा देगा, ये इसको भगा देगा,
अब पॉजिटिव नेगेटिव में देख लो, ये बाहर की तरफ मांगेगा, मतलब दूसरों से, दूसरों के पास जाएगा, मेरे को पैसे दो, ये कहेगा पास नहीं आने देगा, ऐसे याद रख सकते हो, ये पास नहीं आने देगा। लेकिन ये मान लो दो दोस्त है, ये इस पर कमी है, पैसे किस पे ज्यादा है, इसने इसने इससे बोला मेरे पास थोड़ी कमी है, तो ये कहेगा चलो मेरे पास थोड़े ज्यादा है, ले ले बाद में दे दे। अट्रैक्शन हो गया दोस्ती और मजबूत हो गई। आता नहीं है ये कॉन्सेप्ट, सिर्फ आएगा तो यही पूछ सकता है, 1 मिनट रुकेंगे कि आखिर क्या बात हुई यहाँ पर। 1 मिनट रुकेंगे, मैं जरा चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग कहीं रुक तो नहीं गई है, तो 1 मिनट वेट करेंगे, 1 मिनट के लिए। मेरे को डाउट हुआ कि शायद रिकॉर्डिंग रुक गई। चलिए जो भी है देखेंगे बाद में। चलो देखते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। थर्ड आता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अभी क्या होता है, उसने कहा टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains conserved, that is charge can neither be created nor be destroyed। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, पहले भी बहुत बार सुना होगा इस वर्ड को, है ना, 10th में पढ़ा है। चार्ज ना ही तो बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहते हैं, जितना पहले उतना बाद में, बट इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी लॉ, बट इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग। नोट करो इसको, फिर समझाते हैं क्या होता है। भाई उसने कहा द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, यानी कि पूरे सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहेगा, यानी कि इससे हम समझते हैं चार्ज नहीं बना सकते आप, ना ही खत्म कर सकते हो, बट आप लोग उसको ट्रांसफर जरूर कर सकते हो। कैसे देखो, मान लो ये हमारे पास एक कोम्ब है, जैसे कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में भी एग्जांपल लिया, ये हमारे ड्राई हेयर है, हमने कहा दोनों को आपस में रब किया, भाई रब किया तो हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस हुई तो कॉम ने क्या करा था, अपना इलेक्ट्रॉन निकाले थे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, इसने हमने एग्जांपल में लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करे और ये किस पर जाते हैं, इस पर, यानी कि इस पर +2 चार्ज, इस पर -2 चार्ज। बिफोर रबिंग क्या था, लो अभी तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं हुई, बिफोर रबिंग लिख लो, साइड में लिख लो, एग्जाम में नहीं लिखना ये सब चीज। बिफोर रबिंग हमने कहा इस पर जो चार्ज था 20 इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इतने ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि नेट चार्ज इस पर 0 था। इस पर हमने कहा 25 इलेक्ट्रॉन थे, इस पर बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले 25 ही प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, नेट चार्ज इस पर 0 होगा। आफ्टर रबिंग क्या होने वाला है, हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिए अपने, यानी कि कॉम से ड्राई हेयर से 2 इलेक्ट्रॉन यहां इस पर ट्रांसफर होगा, इस पर इधर वाले पर, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोए तो 20 से कितने रह गए, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन कैन नॉट बी ट्रांसफर बिकॉज इट लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होगा, तो यहां पर प्रोटॉन सेम रहेंगे और इस पर चार्ज आ गया -2q +2q, सॉरी, एमिट द इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एमिट करा उसने। यहां से देखो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन फालतू आए, यानी कि 25 से कितने होगा, 27 इलेक्ट्रॉन, जबकि प्रोटॉन सेम रहेंगे और चार्ज कितना आ जाएगा, -2।
अब पूरे सिस्टम पर देखें तो ये एक सिस्टम, पूरा सिस्टम दोनों, ये एक सिस्टम आफ्टर रबिंग के बाद, है ना। टोटल चार्ज इस पर कितना था, 0 0, यानी कि नेट चार्ज 0। इस पर देखो नेट चार्ज इस पर कितना आया, +2 पूरा सिस्टम पर, -2 यानी कि प्लस के -2, एडिटिविटी के अकॉर्डिंग हमने ऐड करा बीच में -2, यानी कि नेट चार्ज कितना है फिर 0। देखो भाई 0 नेट चार्ज, पूरे सिस्टम का चार्ज तो 0 रहा, लेकिन क्या हुआ, अलग अलग बॉडी पे पहले इस पर 0 था, अलग अलग देखे तो इस पर 0 था, लेकिन बाद में क्या मिला, इस पर +2 मिला, इस पर -2 मिला। क्या हुआ, चार्ज ट्रांसफर हो गया, लेकिन टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेन कंजर्व, टोटल चार्ज चेंज नहीं हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, सॉरी द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व, ठीक है ना। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि चार्ज को ना ही तो आप लोग बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, है ना, बट ट्रांसफर कर दिया हमने। आइसोलेटेड किस लिए लेते हैं सिस्टम को, आइसोलेटेड भाई इसलिए लिया जाता है जिससे कि बाहर का सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये आप लोग रब कर रहे हो, यही दो बॉडी रब होनी चाहिए, या मॉलिक्यूल ज्यादा हो एयर्स में तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है तो फ्रिक्शन भी, हवा भी तो लगाती है, भागने लगता है तेजी से, है ना। अब भाग रहा हो तेजी से तो क्या होने वाला, रुकावट पैदा कर रही है हवा, तेज हवा चल रही है तो इसका मतलब क्या है, हवा फ्रिक्शन लगाती है, तो चार्ज वहां पर भी जाता है। तो इस वजह से सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े, आइसोलेटेड सिस्टम लिया जाता है। आगे देखें, फॉर आया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा चलो देखें इसको, देखें क्या लो, अकॉर्डिंग टू आर ए मिलिकन्स, जिन्होंने मिलिकन्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया था, सही सोच रहा था, वही साइंटिस्ट जिन्होंने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ही दिया इसके बारे में कॉन्सेप्ट। आर ए मिलिकन्स पूरा इनका नाम है, गिव्स द concept of quantization of charge. According to this, the charge produced on a body, the charge produced on a body, दिखा रहे हैं हमने, वेट करेंगे, the charge produced on a body, लिखते रहो चलो, is not constant, the charge produced on a body is not constant, but देखो, but it produce in the form of multiple integral of small इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। पहले कारण को फिर समझाते हैं। Q यानी कि हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू, इन्होंने फॉर्मूला प्लस माइनस के एन ई, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम बोल सकते हैं इंटीजर, n एक इंटीजर होना चाहिए, दैट इज प्लस माइनस के, चलो देखते हैं, 0 1 -2, यही तो होता है इंटीजर। आगे जाएंगे,
ई क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कूलम्ब के। हो गया। अच्छा आगे कोज लिखेंगे इसमें, चलो पहले इसको मिटा देते हैं, फिर ऊपर कोज लिखवाते हैं इसका, फिर समझाते हैं। कोज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इन्होंने कहा कोज के अंदर ओनली इंटीग्रल multiple electron can be transferred from one body to another। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्वेश्चन लेते हैं एक दो, फिर मजा आएगा। जर्नली इसके ऊपर डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, कई बार कोर्स भी पूछ लिया जाता है इस वाले का, इंपोर्टेंट डाल लो इसके ऊपर, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, अच्छे न्यूमेरिकल बन जाते हैं इसके ऊपर कई बार, है ना। देखेंगे क्या क्या बन जाता है। तो समझो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, भाई क्वांटाइज मतलब कोई चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकती क्वांटाइज। मेरे पास मैं रोज के 100 रुपए कमाता हूं, तो यानी कि मैं रोज के 100 ही कमाता हूं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता, क्वांटाइज। ऐसी चीज को क्वांटाइज बोलते हैं, है ना। जैसे खाना खाते हो, सब्जी खाते हो, अब सब्जी कहने लग जाओ तो मैं घी की सब्जी बनी है नहीं लौकी की, तो उसमें अब कहने लग जाओ लौकी की सब्जी बनी है कि मैं तो पूरा लौकी की सब्जी एक साथ खा जाऊंगा, यानी कि एक लौकी की सब्जी पूरी की बना कर एक साथ खा जाऊंगा, पॉसिबल नहीं, क्वांटाइज नहीं है, यानी कि उसको थोड़ा थोड़ा खाओगे। अब ये भी पूरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई आप उसमें से कितना बड़ा जो उसका पीस है वो खाओगे, मान लो ऐसे काट के खा रहे हो उस लौकी को, है ना। उसका ये भी कंडीशन नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कभी ज्यादा खा जाओगे थोड़ा, है ना, कभी कम। जैसे कि रोटी तोड़ो, कभी ज्यादा बड़ा जो बाइट होती है उसकी ज्यादा बड़ी तोड़ लेते हो और खा जाते हो, कभी छोटी टूट जाती है, क्वांटाइज नहीं है, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो इस चीज क्वांटाइज नहीं होती। लेकिन जैसे सैलरी की बात करें, किसी बंदे की सैलरी है वो आती है ना। मान लो एक इंसान को 100 रुपए दिन के मिलते हैं, हालांकि आजकल 100 रुपए मिलते नहीं है, ज्यादा ही मिलते हैं, है ना। मान लो 100 रुपए मिलते हैं, तो उसके वो फिक्स्ड अमाउंट हो, भाई क्वांटाइज है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। यानी कि कुछ भी चीज अगर फिक्स्ड अमाउंट में है तो वो क्वांटाइज है। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमें यही बताता है कि जो चार्ज होगा वो क्वांटाइज होगा। क्वांटाइज का मतलब ये नहीं है कि भाई किसी बॉडी पर चार्ज इतना ही होगा। क्वांटाइज का मतलब उसने ये बोला किसी बॉडी से अगर चार्ज ट्रांसफर होता है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में आएगा। ऐसा नहीं आएगा कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, या आधा इलेक्ट्रॉन आ गया किसी बॉडी पर, 2/3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो किसी बॉडी में से निकाल दो। अभी समझाएंगे कुछ चीज, सुन लो ध्यान से। या किसी बॉडी पर इतना चार्ज आ गया, या तो एक चार्ज इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकते हो किसी बॉडी में से, या एक इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, लाने की बात कहो या फिर निकालने की बात करो, सभी सेम ही है ना। उसने कहा किसी बॉडी में से चार्ज निकालना है तो एक निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, इंटीजर की फॉर्म में निकालो। 1.5, 1.3, 2.5, 2.6 ऐसे नहीं निकाल सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड अमाउंट में ही निकलेगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि कोई बंदा आता है आपके घर में, आप कहने लगा आधा, आप कहने लग जाओ कि आधा पूरा क्यों आ रहा है घर के अंदर, अब वो पॉसिबल थोड़ी ना है, तो वो आए ना, या तो वो आए ना। तो ऐसी चीज को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। और चार्ज के बारे में भी इन्होंने यही बोला, आर एम मिलिकन्स ने अपने लेक्चर के अंदर, पूरा जो ब्यूरो में दिखाया था इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप, तो उसमें ये बताया इन्होंने। क्यों बोला ऐसा इन्होंने, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि सबसे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह जो होते हैं सभी जो है हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए यानी कि इससे छोटे चार्ज होते नहीं तो निकालो कैसे। मान लो कोई एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आप बाहर से एनर्जी दिए जा रहे हो, अभी तक एनर्जी कम है या एमिट नहीं कर रहा, थोड़ी और एनर्जी दी, इसका वर्क फंक्शन मिल गया इसको, ये एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना। तो उसने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2/3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो,
ऐसा पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल सकते हैं, एक निकालो या फिर दो निकालो या फिर तीन निकालो, इंटीजर की फॉर्म में निकालो, ये बोला उसने, ये बोला, या फिर निकाल लेना जीरो, है ना। तो ये वाली कंडीशन उसने बोली इसके अंदर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हालांकि समझ में आया था, देखते हैं। तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसके लिए फॉर्मूला भी दिया गया, अभी आ जाएगा ये समझ में कि क्या कहना चाहता है। तो ये फॉर्मूला जनरली वैल्यूज निकालने के लिए है। क्या करते हो, n की वैल्यू, वो कहता है क्वेश्चन के अंदर किसी बॉडी पर चार्ज दिया जा रहा है, तो ये चीज बताओ कि वो पॉसिबल भी है, आप इतना चार्ज दे सकते हो या नहीं। अभी क्वेश्चन कराते हैं, देखना इसके ऊपर। लो पहले एक क्वेश्चन और लिखो इससे पहले, हाउ मैनी how many charge produced एक कूलाम से आप कितना चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, क्वेश्चन आता है। हाउ मैनी चार्ज कैन प्रोड्यूस फ्रॉम वन कूलाम, एक कूलाम से कितना चार्ज निकाल सकते हो। भाई एक कूलाम से कितना चार्ज निकालोगे, जितना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कूलाम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे तो नहीं तो चार्ज निकालोगे। मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं किसी को कितने रुपए दे सकता हूँ, 10 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। तो यानी कि कितने निकालेंगे, इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, यानी कि एक कूलाम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने पढ़ा, तो एज वी नो हम बोल सकते हैं Q इज इक्वल टू एन, अभी हमने पढ़ा, तो n की अगर जो वैल्यू जितनी आएगी, जो Q बाई E, Q की वैल्यू 1 कूलाम दी हमें, E हम जानते हैं 10 की पावर 19 कूलाम माइनस के, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 0.24 बोल देते हैं कई बार, 25 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम, ये वैल्यू आने वाली है। यानी कि एक कूलाम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सीधे एक इंटीजर वाली वैल्यू, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली। तो ये भी कूलाम, ये भी कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा इतने, नंबर ऑफ इतने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम के अंदर। यानी कि हम बोल सकते हैं 1 कूलाम इज इक्वल टू देन कितना, 16.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतना ही चार्ज हम निकाल पाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ा निकाल देंगे। तो ये आंसर होगा इसका। आगे देखें, आगे देखें, कोज में भी क्वांटाइजेशन में उसने यही बोला था कि आप इतना ही निकाल सकते हो, यही इसका कोज है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे इतना ही निकाल सकते हो, है ना, मल्टीपल इंटीग्रल, यानी कि इतना ही तो चार्ज आप दे सकते हो किसी को, यही कोज ऑफ क्वांटाइजेशन था। स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो हमने बताया अभी इससे पहले, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज होता है उसको लिख दो जाकर के, बस कोज ऑफ क्वांटाइजेशन आंसर हो जाता है। वरना ये डेफिनेशन लिख दो जो हमने कोज ऑफ क्वांटाइजेशन में, दोनों चीजें सेम है, सेम बात है, हालांकि समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर। कैन ए चार्ज ऑफ 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलाम प्रोड्यूस्ड ऑन बॉडी, इतना चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो किसी बॉडी पर, या गिवन टू अ बॉडी, ऐसे लिख सकते हो। चलो चेक करते हैं भाई, इतना चार्ज हम कब दे पाते हैं, अगर जो n की वैल्यू इंटीजर आ जाए। भाई हमने पढ़ा कि अगर जो इंटीजर मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन, यानी कि इंटीजर की फॉर्म में ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे या गेन करेंगे, हाफ नहीं गेन कर सकते। हालांकि आज के टाइम पर ऐसा पॉसिबल है, आज के टाइम पर क्वार्क्स आ गए हैं, एंटी क्वार्क्स, ऑक्टा क्वार्क्स, ये आ गए हैं क्वार्क्स, QUARKS, आज के टाइम पर पॉसिबल है, क्योंकि आज की थ्योरी कहती है कि एलिमेंट्री जो फंडामेंटल चार्ज है हमारा, वो क्या नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, एंटी क्वार्क्स, ऑक्टा क्वार्क्स जो होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, हाफ ऑफ 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2/3 ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, और
बहुत सारे होते हैं, 1/2 भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो इनको क्वार्क बोलते हैं, यानी कि इनसे भी छोटे छोटे। लेकिन आज के टाइम पर ये थ्योरी फेल है, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आरएम लिगन्स ने दी थी। लेकिन पुराने टाइम पर बिल्कुल परफेक्ट बैठी थी, क्योंकि उस टाइम पर जो एलिमेंट्री चार्जेस थे वो यही थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। लेकिन आज के टाइम पर छोटे भी हैं, तो आज इतने निकाल सकते हैं हम लोग। यही इसकी लिमिटेशन थी, यही इसकी लिमिटेशन थी। लिमिटेशन आती नहीं है, मिटा देंगे इसको। ये बात बताइए कि आज के टाइम पर पॉसिबल है ये सभी चीजें, लेकिन उस टाइम पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं थी ये सब चीजें। क्या तरह चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो, चेक करते हैं। अगर जो इंटीजर आ गया तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वी नो, हम बोलेंगे वी नो Q इज इक्वल टू एन ई, हम जानते हैं। n की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं Q बाई ई। Q कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अच्छा इसको सोल्व करोगे ये आएगा 50 आंसर। यानी कि L की वैल्यू, N की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50 आ गई, है ना। अगर जो इसकी वैल्यू 50 है, यानी कि 50 इज अ इंटीजर, 50 एक इंटीजर होता है, यानी कितना चार्ज दे सकते हो आप किसी बॉडी को। तो क्या लिखोगे नेक्स्ट लाइन इसमें, क्या लिखने वाले हो इसके बाद, यस बिकॉज एन इंटीजर, इसको लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन को, आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा पार्ट रहेगा, हम देखते हैं क्वेश्चन को आगे। चलो एक क्वेश्चन और करें क्या इसके ऊपर, अच्छा सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं। लिखो क्वेश्चन, वैसे इसके ऊपर नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन आता है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, इससे हो जाता है इस तरीके से भी। लिखो हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर, सॉरी गलत क्वेश्चन बोल रहा है। लिखो क्वेश्चन एग्जांपल, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.2 जो हमारा है। लिखो इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, लिखो if 10 की पावर 9 electrons move out of a body to another body every second, रोक रोक कर लेंगे, मैं तेजी से बोल रहा हूं थोड़ा। how much time is required to get a total charge of 1 coulomb, how much time is required to get a charge of 1 coulomb। अब इसने बोला, आंसर करते हैं डायरेक्ट। इफ 10 की पावर माइनस के 9, 10 की पावर 9 सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इसने बोला 10 की पावर माइनस के 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स टेक्स, इतने इलेक्ट्रॉन टेक्स 1 सेकेंड। अगर जो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में बाहर निकलते हैं किसी बॉडी पर और दूसरी बॉडी पर जाते हैं, तो कहता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट द चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि उस बॉडी पर जिस पर चार्ज जा रहा है उस पर 1 कूलम चार्ज देने में कितना समय लगेगा, 1 कूलम चार्ज देने में कितना समय लगेगा। चलो तो निकालते हैं। यानी कि 1 सेकंड में चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम बोल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन टेक्स, कितना टाइम लेगा 1/10 की पावर 9 सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन इतना टाइम लेगा, इसको इससे डिवाइड करा, कुछ नहीं करा, जो करते रहते हो अभी मैथमेटिक्स के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन इतना टाइम लेने वाला है। अच्छा चलो तो आगे देखें। वी नो, अभी हमने पीछे करा, 1 कूलम किसके इक्वल होता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब टाइम निकालना है हम लोगों को, है ना। देयरफॉर हम कह सकते हैं भाई इतना चार्ज प्रोड्यूस करने के, यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर इलेक्ट्रॉन
टेक्स, इतने इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना टाइम लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इतना समय लेता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इतने से ही इसको मल्टीप्लाई करो इनटू 1/9। आया क्या समझ में? इतने से इसको मल्टीप्लाई करो। अब ये तो सेकंड में है, घंटे में चेंज करें क्या इसको, यानी 6.25 इंटू 10⁻18। अच्छा, सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, क्या बड़े में जा रहे हैं डिवाइड करेंगे, फिर घंटे में जाएंगे 60 से डिवाइड करेंगे, फिर किस में जाएंगे डे में जाएंगे, एक दिन में 24 घंटे 24 से डिवाइड, फिर 360 ईयर में चले जाते हैं 55 इंटू 1/9। इसको सॉल्व करोगे अप्रोक्स ये आएगा आंसर 198 ईयर्स, यानी कि इतना समय लगेगा, इतना समय। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू बोलते हैं 200 साल, यानी कि हेंस हम बोल सकते हैं इतना ज्यादा टाइम लग गया एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, जबकि एक सेकंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड के अंदर, फिर भी इतना ज्यादा समय लग रहा है। हेंस हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, हेंस नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, हेंस 1 कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट। 1 कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट, 1 कूलम में एक बहुत बड़ी यूनिट है। 1 कूलम इज वेरी लार्ज यूनिट। बता दें क्या इसको, एक एप्लीकेशन हो रहा है हमारी, एप्लीकेशन क्या है, प्रॉपर्टी और एलिमेंट चार्ज की। देखो 5 स्पीड हैज नो इफेक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल पर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि मास का पड़ता है। कैसे? रिलेटिव मास फॉर्मूला पढ़ के आए, नहीं जानते तो लो देख लो, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये पूरा फॉर्मूला होगा रिलेटिव मास फॉर्मूला का। जो किसी बॉडी को स्पीड दो तो उसका मास कैसे चेंज होगा, इस चीज को ये बताता है। ये जितनी आप स्पीड दे रहे हो, v वेलोसिटी स्पीड, ये एक्चुअल मास होता है, लिखते रहना। ये होता है अपेरेंट मास, जो चेंज हुआ उसका मास, चेंज होकर जितना बढ़ चुका। इसको लिखो एक्चुअल मास, इसको स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी जो आप प्रोवाइड करा रहे हो उसको, वो वाली स्पीड है ना। चलो देखो ध्यान से, अभी कैसे बताता है मास कैसे इंक्रीज होता है। इतनी बात तो मानते हो कि किसी बॉडी को स्पीड दो तो उसका मास इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, 2 मिनट सोचो, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? चलो रोक करके सोचो। उसका मास इंक्रीज हो जाता है, आप सोच रहे हो डिक्रीज होता है। भाई मास इंक्रीज है, छोटा हैमर लो एक बड़ा हैमर लो, छोटे हैमर को आराम से मारो नहीं तोड़ेगा, बड़े हैमर को उतनी तेजी से मारो तोड़ दे, भारी है। लेकिन छोटे वाले को तेजी से मारो और उसको उतनी तेजी से मारो तो छोटा वाला तो उसकी तरह ही तोड़ देगा ना जैसे बड़ा वाला तोड़ता है। क्यों? स्पीड बढ़ाने से मास इंक्रीज होने लग गया, मास इंक्रीज ऐसा बिहेव करने लग गया है जैसे कोई बाहरी चीज आकर लग रही हो। जैसे कि बुलेट फायर करो, हाथ से फेंक करके मारो तो नहीं मरेगा इंसान, लेकिन पिस्टल से मारो स्पीड बढ़ जाती है तो पार कर जाती है बिल्कुल, यानी कि बड़ी मास बॉडी की तरफ बिहेव करने लगा। स्कूटी या बाइक पर जा रहे हो, जाते जाते कोई आंख में कीड़ा गिर गया, कम स्पीड है तो इतना दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर जो स्पीड 90 से 80 के बीच में है तो ऐसा लगता है किसी ने पत्थर मार दिया होगा उठा करके, इतना बड़ा सूज भी जाती है कई बार। ये बात है, मास इंक्रीज हो जाता है, कितना होता है बता चुके हम लोग। स्पीड हैज नो इफेक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, स्पीड पर चार्ज पार्टिकल पर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए क्यों नहीं पड़ता? चार्ज पार्टिकल पर स्पीड का इफेक्ट। भाई जब चार्ज होता है वो एमिट करने से आता है और गेन करने से आता है ना, ना कि स्पीड से आता है। यानी कि आप कहने लग जाओ कि मैं ज्यादा हीट दूं और तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालूं,
भाई वर्क फंक्शन जब पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, यानी मैं ज्यादा एनर्जी दूं और तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल, नहीं स्पीड तो वही रहनी है। सॉरी स्पीड कह रहे हैं, गलती हो गई। हाँ, स्पीड चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के निकलने की, लेकिन क्या चार्ज चेंज होगा? स्पीड तो चेंज हो जाएगी कि भाई ज्यादा हीट दे रहे हो तो तेजी से निकलने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और तेजी से 1 बाय 1 ही निकलेंगे, पर लेकिन और तेजी से हो सकते हैं, तेजी से निकलने लग गए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड बढ़ाने पर चार्ज ज्यादा हो जाए, डबल हो जाए? नहीं होता ऐसा, यानी कि चार्ज पर स्पीड का कोई इफेक्ट नहीं होता। चलो आगे चलते हैं। लो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी solids are of 3 types। इन पर लिख लेते हैं टाइप्स। अभी तक पढ़ा होगा सॉलिड कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कंडक्टर एक इंसुलेटर। लेकिन कितने होते हैं भाई? एक तो कंडक्टर ऑल मेटल्स जिसमें करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। एक इंसुलेटर जिसमें करंट बहुत माइनर फ्लो होती है और कह सकते हैं होती है ना। इसमें क्या, रबर, प्लास्टिक, यूटीसी। थर्ड आता है हमारा, जो अब तक आपने नहीं सुना होगा, सेमीकंडक्टर। 9th यूनिट हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर के ऊपर। ये सिलिकॉन के होते हैं, जर्मेनियम के होते हैं, ईटीसी और भी बहुत सारे होते हैं। चलो, कंडक्टर क्या होते हैं? जिसमें करंट तेजी से पास हो, इंसुलेटर जिसमें करंट पास ना हो। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिस पर हमारी मतलब कैसे बोलते हैं ना कि जितना चाहे उतना करंट फ्लो करो। जैसे कि एलईडी हो गई आपकी, पहले पीला वाला बल्ब होता था, 100 वोट खाता था। आजकल की एलईडी को देखो तो कितना खाती है ना। एलईडी बल्ब जो होता है 9 वोट, 18 वोट, 24 वोट, यानी कि कम पावर में ज्यादा आउटपुट देना। क्यों? ये होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की वजह से। सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कम पावर में ज्यादा आउटपुट देती है ना। इसके अंदर हम लोग डोपिंग कराते हैं, जर्मेनियम ज्यादातर हम लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन के ही बनाते हैं, है ना। किस तरीके से होते हैं उसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। लेकिन आपको बता दूं मैं कि जो सेमीकंडक्टर है आज के टाइम पर हर एक इलेक्ट्रिकल चीज के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज किया जा रहा है। जैसे कि एलईडी टीवी आ चुका आपका, तो उसमें भी सेमीकंडक्टर, अब वो 9 वोल्ट की होती है एलईडी होती है, लेकिन पहले वाली कितना हैवी करंट खाती थी। आजकल जो खंभों पर फिलिप्स की लाइट लग रही है वो 50 वोल्ट की है, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जबकि जो पहले वाला बल्ब होता था वो 1200 वोल्ट होता था, है ना। कितनी ज्यादा पावर खाता था। तो उससे बचने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया हम लोगों ने। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऐसी होती है जिसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि हमारा कंट्रोल हो उनके ऊपर, जितना चाहे उतना करंट हम फ्लो करा सके, ऐसी डिवाइस को हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बोलते हैं। तो समझ में आया होगा ये चीज। नेक्स्ट हेडिंग डालो डाइलेक्ट्रिक। छोटी छोटी सी 2-4 हेडिंग बची है, पढ़ लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक के अंदर लिख लो, when an insulating material transmit electric effect, when an insulating material transmit electric effect without conducting is known as dielectric, without conducting is known as dielectric। नोट में एक पॉइंट देंगे, नोट में एक पॉइंट देंगे, all insulators are डाइइलेक्ट्रिक, सभी के सभी इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि सभी डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो जाएं। डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करे, ट्रांसमिट करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दे, उसका प्रभाव कम कर दे। मान लो एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, आगे अच्छा समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लोगे। फिलहाल कॉन्सेप्ट आया है तो समझा देते हैं हम इसको। अब
जो माइकल फैराडे था उसने बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। क्यों जाती है ये बात भी आगे करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। उसने कहा है कि इंसुलेटिंग मटेरियल ट्रांसमिट करो उसके बीच में, ट्रांसमिट मतलब लगा दो। हम जानते हैं ये पॉजिटिव, इसके अंदर एवरी बॉडी इज मेड बाय एटम, किसी बॉडी को लगा रहे हो तो उसके पास प्रोटॉन भी होंगे इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है अट्रैक्शन के से, और सारे के सारे प्रोटॉन को ये इधर वाला खींच लेगा इलेक्ट्रॉन प्लेट जो नेगेटिव प्लेट है। चलो इस वाली लाइन को नहीं दिखाते हम लोग, और यहां से पॉजिटिव या नेगेटिव यानी कि अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे लगेगी, ऐसे। इसको हमने ईपी बोला, इसको हमने ई बोला। भाई ये ऐसे जाना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे लगना चाहिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई बाहर वाली बड़ी है माइनस की ईपी, यानी ये माइनस हो गई ना, किसकी वजह से, इसके वजह से। तो इसने क्या कर दिया, ट्रांसमिट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं जो एक प्रभाव को कम कर दे। अब वो चाहे इंसुलेटिंग मटेरियल हो, सभी इंसुलेटिंग मटेरियल ये काम करते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सभी डाइलेक्ट्रिक जो होंगे वो इंसुलेटर होंगे, जो सभी इंसुलेटर जो होंगे वो डाइलेक्ट्रिक होंगे। पर ऐसा नहीं है कि सभी इंसुलेटर सभी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो जाए, ऐसा जरूर नहीं है। लेकिन सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जो मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आगे बढ़ोगे, वो इंफिनिटी होता है, कि सबसे अच्छा जो डाइलेक्ट्रिक माना जाता है वो मेटल ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, सभी बात आगे समझ में आ जाएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे समझ में आएगा, धीरे धीरे सही बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक टॉपिक रहेगा हमारा ग्राउंडिंग, और इसको अर्थिंग बोलते हैं। ग्राउंडिंग और अर्थिंग, ग्राउंडिंग और अर्थिंग लिखो, इसके अंदर ए प्रोसेस लिख लो, ए प्रोसेस इन विच a body share its charge, in which a body share its charge with earth is known as grounding, भाई ग्राउंडिंग क्या होता है, जैसे कि पहले अर्थिंग का यूज करते थे लोग, एक तार दबा देते थे जमीन में। चलो आज के टाइम का एग्जांपल है, आजकल लोग मेटल की जो सीट है वो ऊपर लगवा देते हैं छत पर, ताकि अगर जो ऊपर से जब बिजली कड़कती है तो वो गिरे जब छत पर, तो वो पूरे घर को इफेक्ट ना डाले। उस मेटल की प्लेट क्या करे, उसको खींच ले, और खींचने के बाद वो क्या, एक तार दबा देते हैं उस मेटल की प्लेट से बांध कर, कि मान लो मेटल की प्लेट, ये तार जा रहा नीचे, जमीन में दबा देते हैं। क्यों, क्योंकि जब वो पूरा मेटल डाइलेक्ट्रिक आए है ना, उसके ऊपर जब छत पर इलेक्ट्रिसिटी गिरे यानी बिजली गिरे, तो इसके ऊपर आए, और ये सारे का सारे जो मेटल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है बहुत ज्यादा, इस वजह से ये सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आती है, और कहां चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। किससे बचने के लिए, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस प्रोसेस को हम ग्राउंडिंग बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉक से अगर जो बचना है तो ग्राउंडिंग करनी पड़ती है ना। अगर जो ग्राउंडिंग ना करें, जैसे कि लाइव वायर के साथ में एक अर्थिंग का वायर भी हम लोग देते हैं, एक रेड वायर, एक ब्लैक वायर, है ना। तो अर्थिंग बहुत जरूरी है, यानी कि कुछ नहीं होता, अर्थिंग यही होता है कि भाई अपना चार्ज अर्थ के साथ शेयर करना। मान लो मेरे पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है ना, है ना। मैं मान लो कोई मेटल हूं और मेरे पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, और मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता हूं। अगर मेरे ऊपर से चार्ज को हटाना है तो क्या करना होगा आप लोगों को, एक तार लो, तार को जमीन में लगा दो, दाब दो, दाब के वो मेरे से टच करो, मैं क्या हो जाऊंगा, न्यूट्रल हो जाऊंगा। क्यों, मेरा सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा। अर्थ एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज छिपा हुआ है, जब भी इलेक्ट्रॉन को देखता है खींच लेता है अपनी तरफ। मान लो ये कोई बॉडी थी हमारे पास, इस पर कितना चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था बहुत सारा, चलो मानते हैं नेगेटिव चार्ज था। पॉजिटिव का और नेगेटिव का बातें सेम होती है। हमने एक तार दबाया, अर्थिंग को इस तरीके से दिखाया जाता है ना। तो इसके ऊपर कुछ टाइम बाद ये फिगर जैसे ही लो, अभी तक मैंने अर्थिंग नहीं करी, लेकिन जैसे ही मैं अर्थिंग करूंगा इस पर न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा, सारा चार्ज अर्थिंग चला गया, नो चार्ज। एक क्वेश्चन रह गया, इसको लिखेंगे, फिर आगे शुरू करते हैं, मेथड्स ऑफ चार्जिंग शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेड बाय स्पेशल कंडक्टिंग रबर,
मेड बाय स्पेशल कंडक्टिंग रबर। द टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट मेड बाय स्पेशल कंडक्टिंग रबर। आंसर लिखो, आंसर लिखो, टू प्रोवाइड अर्थिंग, टू प्रोवाइड अर्थिंग, अर्थिंग को प्रोवाइड करना। जब एयरक्राफ्ट होता है, मान लो एरोप्लेन जो होता है वो जमीन पर चलता है, तो उसके जो टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के टायर्स में चलता है शुरुआत में जमीन पर रब करके चलता है ना, पहिए इसके जमीन पर होते हैं, चलता है वो, जब उड़ता है बाद में, तो उसके जो टायर्स होते हैं वो कंडक्टिंग रबड़ के भी बनाते हैं। अब ये तो जान लिया अर्थिंग की वजह से होता है ना, क्योंकि वो जब वो रब होता होगा नीचे, तो उस पर रबिंग के कारण, अभी हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा पीछे कि रबिंग के कारण चार्ज आ जाता है, यानी कि जब रब हुआ तो उसके ऊपर चार्ज आ गया होगा, यानी कि अगर तो उसके ऊपर चार्ज आ गया तो वो जो यात्री अंदर बैठे हैं उसको इफेक्ट करेगा, है ना, उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, हो सकता है एरोप्लेन के अंदर के इक्विपमेंट खराब हो जाए। तो वो जो चार्ज उस पर आया है ना, उसके व्हील पर, तो उसको अर्थिंग प्रोवाइड कराने की वजह से हम उसको कंडक्टिंग बनाते हैं, है ना। भाई छोटा मोटा चार्ज तो है नहीं कि बाइक वगैरह चल रही है कि चार्ज इतना ज्यादा नहीं आया, है ना, वो तो क्या है, उतनी तेजी से चल रहा है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो भाई चार्ज बनाएगा, तो उसको अर्थिंग प्रोवाइड कराने के लिए उसको कंडक्टिंग रबर के बनाता है उसके टायर्स, क्योंकि साथ ही साथ क्या होती रहे, अर्थिंग प्रोवाइड होती रहे, उस पर कोई चार्ज ना बचे और वो हमारे जो यात्री अंदर बैठे हैं उनको इफेक्ट ना करे। तो आगे देखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अभी तक आपने 2 टाइप्स पढ़े होंगे सॉलिड के, आज आप 3 टाइप्स के बारे में जानेंगे। एक तो भाई हमारा ऑल मेटल्स, सॉलिड के बेसिस पर हम कंडक्टिविटी कितने टाइप की होती है, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप, यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड कितने तरह के हो सकते हैं। तो सभी मेटल हो गए, यानी कि लो सीधा लिखते हैं, पहले कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी काफी तेजी से पास हो, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे। एग्जांपल इसका ऑल मेटल्स आसान है, एल्युमिनियम वगैरह जो बताते हैं, ये देखो। सेकंड इंसुलेटर, एग्जांपल रबर हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, etc। थर्ड होता है आपका, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर है ना, एग्जाम्पल है इसका, ये लो, जर्मेनियम का होता है, सिलिकॉन का होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, गैसेस वगैरह के भी होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जिसमें कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, जैसे कि एक ऐसा बंदा जो अपने हिसाब से काम करना पसंद करता हो, है ना, और बहुत तेजी से काम करता हो। दूसरा बंदा इंसुलेटर, सोता ही रहता है, कुछ करता घटता कुछ नहीं, कितना भी कह लो करता ही कुछ। इंसुलेटर रबर प्लास्टिक। सेमीकंडक्टर एक ऐसी बंदा जो हमारे अकॉर्डिंग काम करे, जैसे कि फौजी होते हैं, है ना, उनको जितना बोलो उतना ही करते हैं, ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं, जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है ना। अगर जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर थोड़ी ना चाहिए फौज के अंदर कि अपनी मर्जी चलाए, है ना, यानी कि क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए। सेमीकंडक्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करे, यानी कि जितनी हम चाहें उतनी कंडक्टिविटी दे सके, और जितनी कम करना चाहे उतनी हम कम कर सके। इससे ऐसे डिवाइस को सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। आजकल जो एलईडीज वगैरह आ रही हैं वो सभी सेमीकंडक्टर बेस्ड डिवाइस है। ये लो पावर कंजप्शन डिवाइसेस होती है, यानी कि इनकी कंडक्टिविटी एक तो इंटरमीडिएट होती है, यानी कि ना ही तो बहुत ज्यादा हाई होगी ना ही बहुत ज्यादा कम होगी, ये इंटरमीडिएट होते हैं, बीच में आते हैं कहीं पर,
है ना। नहीं तो बिल्कुल भी कंडक्टिविटी ऐसा भी नहीं होगा इंसुलेटर है, ऐसा भी नहीं होगा भी कंडक्टर है ना। आजकल इनको किस चीज के डोपिंग से बनते हैं, पहली बात बताएं आपको, डोपिंग करी जाती है, इंप्योरिटी मिलाई जाती है ना। फिर उसके बाद में इसको बनाए जाते हैं, दो टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, है ना। ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के टाइप हो गए। जनरली ये दो टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। फिर एक्सट्रिंसिक के हमारे दो टाइप होते हैं, है ना। एक तो हो गया हमारा एन टाइप, एक हो गया पी टाइप। इसको सेमीकंडक्टर को आप लोग पढ़ोगे यूनिट 9 में। यूनिट 9 में आप इसको पढ़ोगे, रीड इन यूनिट 9 लिख सकते हो आप ब्रैकेट के अंदर, बिल्कुल डिटेल में हम इनको बताएंगे आपको। अच्छा, तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं इस तरह के डिवाइस। चलिए बता देते हैं इसको। अभी यहां से आपको कुछ नहीं बनता सेमीकंडक्टर से, छोटा सा टॉपिक आया था समझा। डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट कर दे, यानी कहने का मतलब है कम कर दे, कम कर दे। पहले ज्यादा थी, डाइलेक्ट्रिक लगा, कम हो गई। जैसे सेल होती है जो पहले आती थी, इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी का, डाइलेक्ट्रिक ऐसा जिसमें ट्रांसमिटिंग, मतलब कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक वगैरह हो गए, है ना आपके, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को कम कर दे या कह दो खत्म कर दे, उसके लिए इसका यूज किया जाता है ना। अब लो, हमारे पास एक ये प्लेट थी, एक ये प्लेट थी, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। जो फैराडे थे उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में कहा था, आगे पढ़ोगे वैसे इसको, लेकिन टॉपिक पहले ही याद है, बताना पड़ रहा है। ये एक्सटर्नल, आई बोल दें, ये एक्सटर्नल, चलो ई बोल दें एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उन्होंने बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है। क्यों चलती है बाद में बात करें, है ना। अब ये पॉजिटिव से नेगेटिव चलती है, हमने क्या करा भाई, बढ़िया करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगी पड़ी है। अब हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड को या क्या दो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, यानी कि रोकते हैं, कम करते हैं उसके बहाव को। अब देखो हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक लिया और बीच में लगा दिया। अब इस पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन सभी इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा, कहने का जो मतलब, यानी कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो किधर की साइड खींच लेगा, ये नेगेटिव प्लेट इधर की तरफ खींच लेगा। अट्रैक्शन होगा भाई, पॉजिटिव अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, इसका नेगेटिव इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और ऐसे खींच लेगा। इसी तरीके से इसका नेगेटिव इधर खींच जाएगा, ये पॉजिटिव वाले खींच लेंगे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इंटरनल, ये ई क्या बोलते ये आई बोलते। देखो वेक्टर लॉज के अकॉर्डिंग ये ऐसे चलना चाह रहा है और ये ऐसे चलना चाह रहा है, तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये बाहर की बड़ी, ये अंदर की देखो छोटी, यानी कि E माइनस के ई आई, तो हो गई ना कम, किसकी वजह से, माइनस हो गई ई आई, यानी कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, किसमें से, इस पूरे वाले में से, किसके वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। तो क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहाव को कम कर दिया। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक। सभी इंसुलेटर, नोट लिखेंगे, ऑल इंसुलेटर आर डाइलेक्ट्रिक, सभी इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक होते हैं, लेकिन उल्टी बात ठीक नहीं है, यानी कि सभी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हो ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मतलब क्योंकि मेटल जो होता है वो भी एक डाइलेक्ट्रिक होता है भाई, हमारा तो मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से, है ना, तो उससे हमारा मतलब है। ऐसा नहीं है कि भाई जो मेटल है हमारा एग्जांपल जो हमारा होता है, सभी इंसुलेटर जो होंगे वो डाइलेक्ट्रिक का काम करते हैं, लेकिन सभी के सभी जो हमारे डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मेटल ही है कि जो मेटल है वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करता है, आगे देखेंगे कैसे करता है, किस वजह से करता है, वो फोर्स, कूलम्ब फोर्स से समझ में आएगा पूरा पूरा कि कैसे उसका प्रेशर वगैरह निकालेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे, आगे आगे टॉपिक आएगा इसका, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है डाइलेक्ट्रिक का, अगले लेक्चर में ही आ जाएगा आपका। तो उससे पता लगेगा आपको कि आखिर मेटल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि
उसकी पावर जो होती है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने की बहुत ज्यादा होती है, जबकि वो एक इंसुलेटर नहीं है। तो बता दें इसको। वैसे इसके अंदर लिखो डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक छोटा सा डेफिनेशन डालेंगे हम लोग। When an insulating material transmit electric effect without conducting is known as dielectric. Without conducting is known as dielectric. चलो तो आगे पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो हमारा टॉपिक रह गया था पहले, जो हमने बताया था आपको। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हेडिंग डालेंगे। फर्स्ट डालेंगे इसके अंदर, पहला डाला मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट हेडिंग डालो इसके अंदर फ्रिक्शनल बाय फ्रिक्शन लो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। फर्स्ट आ गया बाय फ्रिक्शन, लिख लो डन प्रीवियसली, पहले कर चुके इसको पिछले लेक्चर। सेकंड आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं इसको, जो पीछे पड़ा वो भी दे सकते हो, बाय फ्रिक्शन भी कह सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन लिखो इसके अंदर, लिखो इसके अंदर, लिखो एक फिनोमेना, चलो ये फिनोमेना in which uncharged body get charged, in which a phenomena in which uncharged body get charged when a charged body place near it, यानी कि एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के फिनोमेना कब, उसके पास में एक चार्ज बॉडी रख दें, एक अनचार्ज बॉडी के पास, मान लो एक अनचार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी को उसके पास में लाकर रखा, जिसकी वजह से चार्ज हो गई। इस पूरे फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोला जाता है, समझ गए। इसके अंदर चलो लिख लो, इन दिस मेथड लो, इन दिस मेथड चार्ज बॉडी एंड uncharged body are not in physically each other with each other. In this method, charged body and uncharged body are not in physically contact with each other. यानी कि जो चार्ज बॉडी है और अनचार्ज बॉडी है कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सिर्फ पास में रखा जाएगा और चार्ज हो जाएगी। कैसे होगी आओ देखते हैं। रोक के नोट कर लेना। हमने एक बॉडी ली, ये इंसुलेटिंग स्टैंड लगा। इंसुलेटिंग स्टैंड बता दें कि क्यों लगाते हैं, जिससे कि चार्ज ग्राउंडिंग ना हो। भाई हाथ से पकड़ेंगे, मान लो इस पर कोई चार्ज है तो ग्राउंड हो जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ये दूसरी बॉडी, ये इंसुलेटिंग चार्ज, चलो ऐसे लेते हैं।
इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ से हमने क्या करा, एक पॉजिटिव चार्ज रोड हमारे पास है, हमने क्या करा, इसको इसके पास मिला कर रखा, इस पॉजिटिव चार्ज रोड को इसके पास मिला करके रखा। अब इतनी बात तो हम जानते हैं, अगर जो न्यूट्रल है अनचार्ज्ड है अभी तक, तो इसके पास पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव भी चार्ज होगा, है ना। जितना इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसको इसके पास मिलाए तो इसने क्या करा, पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन करेगा नेगेटिव के साथ में, नेगेटिव खींच ली, पॉजिटिव को रिपेल मारेगा, दूर भेजेगा, ये दूर आ गया, नेगेटिव पास आ गया। अब हमने क्या करा, अर्थिंग करा दी, वो कराते हैं ना, छत पर मेटल की प्लेट लगा देते हैं, है ना, अगर जो ऊपर से बिजली गिरे तो वो अर्थिंग में पहुंच जाए। क्यों भाई, अर्थ क्या है, एक जिसके अंदर बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज छिपा हुआ है ना, उसको जैसा भी चार्ज दिखता है वो उसी को खींच लेता है। भाई जो हमारी अर्थ है उसकी जो कोर है वो मेल्टिंग फॉर्म में है, जिस वजह से मैग्नेटिज्म शो होता है ना। अब वो क्या करते हैं, जब वो रोटेट करती है अर्थ तो चार्जेस मोशन में आते हैं, मोशन में आने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्ड यूनिट में पढ़ोगे आप लोग इसको अच्छे से, अभी तक नहीं आ रहा होगा समझ में। तो जो हमारी अर्थ की कोर है फिलहाल इतना समझो, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं बहुत सारे। यानी कि जब हम अर्थिंग कराते हैं, तो देखा भी होगा वो लाइव वायर के साथ में अर्थ का वायर लगा कर रखते हैं, दो होते हैं, एक ब्लैक वायर एक रेड वायर, है ना, उसमें एक अर्थ का वायर होता है। अर्थ वायर क्यों होता है, कि उससे कोई चार्ज अर्थिंग की वजह से लेते हैं उसको, है ना, अर्थिंग देता है वो हमारे को। यानी कि अगर जो मैं यहाँ पर अर्थिंग प्रोवाइड करा दूं इस वक्त, तो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खींच लेगी अर्थ उसको। अर्थ का जो नेगेटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा बहुत तेजी से और एकदम से खिंच जाएगा, और इस पर क्या रह जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। यानी कि ये देखो, ये हो गई बी पिक्चर हो गई, ये फर्स्ट वाली ए थी, जो सी हम यहाँ पर बनाते हैं छोटी सी, ये पॉजिटिव चार्ज रोड यहीं पर रही, और इस अर्थिंग कराई जब हमने इसको, तो पॉजिटिव चार्ज चला गया उसके अंदर, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज रह गया। अभी तक नेगेटिव चार्ज को खींचे हुए है ये। डी पार्ट में हमने कहा रोड को वापसी से दूर लेकर गए, है ना। अब जब इसको दूर लेकर के गए तो ये यूनिफॉर्मली इस पर स्प्रेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली क्यों होगा, आगे जाकर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में समझ जाओगे। बस इतना याद रखो फिलहाल में कि जब भी कोई चार्ज होता है किसी बॉडी पर तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली का मतलब हो गया इन सभी के बीच की डिस्टेंस सेम होगी, जितनी ये डिस्टेंस इतनी ही ये डिस्टेंस, उतनी ही ये डिस्टेंस, उतनी ही ये डिस्टेंस। यूनिफॉर्मली, जैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, चेंज ना हो, यानी कि डिस्टेंसेस चेंज ना हो सभी के बीच की, इक्वल डिस्टेंसेस पर रखे गए हो सारे चार्ज, अपना आप ही हो जाता है, एडजस्ट करने पड़ेगा। तो यह था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आओ इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ये तो अर्थिंग से करा हमने, है ना। When two bodies are in फिजिकली कॉन्टैक्ट, फिजिकली कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है वो चार्ज रोड जो थी उसको कॉन्टैक्ट में लाएंगे, नहीं, देखो उसको नहीं लाएंगे, लाएंगे कैसे, देखो आता ये भी इंडक्शन के अंदर ये है ना, हम कॉन्टैक्ट में तो लाते हैं लेकिन उन दो को नहीं लाते जिसकी वजह से चार्ज आ रहा है। थर्ड बॉडी लेकर के आते हैं, कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज रोड, ये स्पेयर लिया हुआ है मेटेलिक, अब इसके पास जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज, तो ए पार्ट। बी पार्ट में हमने कहा इसको इसके पास में रखो, अच्छा बहुत पास में लिया है, इससे नेगेटिव चार्ज खींचा, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, है ना, इधर की साइड में नेगेटिव खींचा, पॉजिटिव को रिपेल किया। थर्ड पार्ट में हमने क्या बोला, इसको यहीं पर रखो रोड को, ये स्पेयर नेगेटिव खींचे हुए है, एक थर्ड स्पेयर लाओ और टच कर दो इससे, थर्ड स्पेयर लाओ, न्यूट्रल ही लाना है,
न्यूट्रल है, देखो ये न्यूट्रल है, कुछ चार्ज नहीं है इसके ऊपर, इसको लाओ और उसके साथ में टच कर दो। अच्छा पहले दिखा देते हैं, चलो ये लो, हमने इसके पास में ला करके रखा तो ये इसकी पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज खींच लेगा, भाई न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जबकि पॉजिटिव को रिपेयर मारेगा। ठीक है, अब हमने इसको ला करके इसे टच किया, है ना, अब इससे ये टच करा, अब जब इससे टच हुआ तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों आपस में मिल गए, जो नेगेटिव खींचा हुआ था ना ये क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा आपस में। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, 12th क्लास के अंदर हम हमेशा आइडेंटिकल बॉडी लेंगे, यानी कि जितनी भी बॉडी लेंगे आपस में वो सब सेम होगी, मटेरियल भी सेम होगा, वो चाहे बोल लेना एग्जाम लेना ही है। लेकिन हाँ अगर जो वो बोल दे, वैसे यहाँ नहीं आता, जेम्स बेंस वगैरह में आता कि भाई अगर जो बॉडी आइडेंटिकल ना हो तो शेप साइज और मटेरियल पर डिपेंड करती है सभी चीजें, ठीक है। लेकिन अगर जो बॉडी आइडेंटिकल हो तो ऐसे ही होगा, और 12th क्लास के अंदर से बाहर क्वेश्चन आता है आइडेंटिकल ही बोलता है ना, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। लेकिन आइडेंटिकल दोनों एक जैसे, जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें उतना ही इसमें, दोनों सेम, जैसा साइन बड़ा बन रहा है हमसे लेकिन सेम है, ऐसा सिंपल बिल्कुल सेम है, सेम साइज वगैरह सब चीज, यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज खींचाता है इधर की साइड में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, ये क्या करेगा इसके नेगेटिव को साथ में मिलकर के न्यूट्रल कर देगा, तो इधर बचेगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या करो, उसको दूर ले जाओ, ये भी रोड हटा दो, ये भी हटा दो, ये लो इसका सी पार्ट था, ये लो इसका डी पार्ट आ गया, रोड को भी दूर ले गए, है ना, और ये हो गया और ये हो गया, आपका दोनों को दूर ले गए, सबको दूर ले गए आपस में, तो इस पर कितना चार्ज, ये पूरा नेगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली, इसी तरीके से इस पर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली। तो ये एक और इसका तरीका होगा चार्ज को प्रोड्यूस करना, आप कोई सा भी दिखा सकते हो, दोनों नोट कर लो, चाहे तो दोनों दिखा दो, वैसे बहुत सारे अच्छे दोनों दिखाते हैं। देखो आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा लो चलो देखो क्वेश्चन, when five metallic spheres contact to each other, when five metallic sphere contact to each other, कैसे, लो एक ये कांटेक्ट में आ गए, टच करेगा, टच करा हुआ है सभी बॉडीज को आपस में, 5 मेटेलिक स्फीयर सभी सेम है, आइडेंटिकल है, 3 4 हो गए, टच करा हुआ है आपस में, है ना। हम 5 मेटेलिक स्फीयर कांटेक्ट में रख दिए, अब वो कहता है व्हाट इज द चार्ज, चलो लिख लो, लिखो व्हाट इज द चार्ज, या कहते हैं व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द स्फीयर ए, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, इसको सी बोलो, इसको डी बोलो, इसको डी बोलो, व्हाट इज द चार्ज ऑन द स्फीयर ए बी सी डी एंड ई, को लगा देंगे ए बी सी डी एंड ई। अच्छा तो हमें सभी पर चार्ज बताना है, आंसर लिख लो पहले फिर समझाते हैं कैसे, डायरेक्ट लिख देते हैं। कभी भी ऐसा हो कि भाई 5 मेटालिक स्फीयर एक साथ में आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 15 कितने भी आ गए, तो फर्स्ट स्फीयर पर पॉजिटिव बोलो या फिर नेगेटिव बोलो, आपकी मर्जी, अपोजिट चार्ज लिखा दो, दूसरे पर नेगेटिव, अगर जो फर्स्ट पर नेगेटिव बोलते हो तो इधर पॉजिटिव लिखा दो, आंख बंद करके, और बीच में बोलो Q = 0, यानी कि बोलो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर 0 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, इस पर 0 चार्ज, बीच वाले परसेंट पर इस पर नेगेटिव चार्ज। अभी दिखाते हैं, मिटा दें इसको, अब देखो कैसे हुआ, नोट करो इसको,
देखो लो, ये एक स्पेयर था हमारे पास में, 5 स्पेयर कॉन्टैक्ट में लाने हैं, दूसरा स्पेयर एक आइडेंटिकल इसके साथ में लेकर जाते हैं। अभी पास में लेकर गए लाइन, जितना पॉजिटिव चार्ज इसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव इसमें उतना ही इसमें आइडेंटिकल, जितना चार्ज इस पर होगा पॉजिटिव नेगेटिव उतना इस पर, ओवरऑल न्यूट्रल है दोनों। यानी कि ठीक है, जब इस पास में लाएंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को क्या कर जाएगा, अट्रैक्ट कर जाएगा, और इसका नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव को रिपेल मारेगा। इसी वजह से यहाँ पर इधर पॉजिटिव आ जाएगा। अभी हमने क्या करा, जब दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे तो ये जो है इसको न्यूट्रल करेगा, ये इसको न्यूट्रल करेगा, इसको न्यूट्रल, यानी कि जितना भी इसके अंदर नेगेटिव चार्ज था इसके पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, कर देते हैं। लो न्यूट्रल कर दिया इधर वाला, इधर क्या बचा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने क्या करा, थर्ड बॉडी लेकर गए। अब ये नेगेटिव है तो थर्ड बॉडी जब पास में लेकर के आएंगे तो ये इसका पॉजिटिव खींच लेगा, अट्रैक्शन की वजह से। नेगेटिव टच कर दो, खत्म कर देगा इसको, बिल्कुल नेगेटिव रह जाएगा, यानी खत्म हो गया, नेगेटिव रह गया, यानी कि इस पर। फोर्थ स्पेयर लाओ, उसमें भी ऐसे ही, ये लो खत्म हुआ, फिर से नेगेटिव रह रहा है, जैसे पहले रह रहा है नेगेटिव, 1 2 3 4 एक पूरा आता है, फिर से नेगेटिव रह गया, खत्म। इस पर 0, इस पर 0, इस पर 0, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, अपोजिट चार्ज आ रहा है। मान लो, चलो ये तो एक आंसर होगा इसका, मान लो ये जो है स्पेयर, लो दूसरे तरीके से ले लेते हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज इधर नहीं गया, पास में लेकर के आ गया दो स्पेयर को, फिर से वही बात, हमने कहा पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव को खींच लिया, ऐसे अट्रैक्शन की वजह से। अब की बार नेगेटिव इधर दिखा दे, पहले नेगेटिव इधर था, पॉजिटिव इधर था, यानी कि दोनों में अपोजिट कर दिया। तब क्या होगा, इसको से टच करोगे न्यूट्रल तो पॉजिटिव रह जाएगा, टच कर दिया न्यूट्रल कर दिया तो पॉजिटिव रहेगा। दूसरा स्पेयर लाए, फिर से पॉजिटिव रह जाएगा, नेगेटिव खींचेगा, पॉजिटिव को खत्म, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। कितने ही लाओ, 5 लाए, 3 4 हो गए, फिर 5 बदल होगा, फिर पॉजिटिव होगा, अपोजिट चलता है ना, कहने का मतलब ये, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, नेगेटिव। तो ऐसे करना है, ये हमारा था क्वेश्चन। लो एक अच्छा सा क्वेश्चन और लिखेंगे, क्वेश्चन से समझ आता है बात। देखो, can two similar body or like charge body attract to each other? Can two similar or like same charge body क्या दो सिमिलर बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर सकती है कभी? और लाइक चार्ज बॉडी अभी तक हमने पढ़ा, लाइक चार्ज तो रिपेल करते हैं सेम चार्जेस, क्या ये अट्रैक्ट कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, कर सकती है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या कर सकती है अट्रैक्ट। अगर जो करेंगे तो किस केस में करेंगी, 1 मिनट मिलेगा, चलो पॉज करके सोचो और टाइप करो आंसर। अच्छा तो बता दें, चलो। अच्छा, अगर जो दोनों के बीच का चार्ज डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, इट विल बी अट्रैक्ट। आंसर, if the charge difference is very large, then
both body attract to each other, तो ये दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। कितना चार्ज डिफरेंस हो, जैसे कि इस पर 1 कूलम चार्ज, जबकि दूसरी बॉडी पर कितना हो, ये छोटी है 1 कूलम, इतना चार्ज, इतनी बड़ी बॉडी, इस पर 5000 कूलम, इतना चार्ज डिफरेंस हो। बहुत ज्यादा चार्ज डिफरेंस होने पर सिमिलर चार्ज बॉडी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अट्रैक्ट कर जाती है। आया क्या बात समझ में? अट्रैक्ट कर जाती है। किस वजह से कर जाती है? हाँ भाई, जब नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो चार्ज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होता है। ये एक्सिस है ना, एक चार्ज यहाँ पॉजिटिव में, एक यहाँ पर नेगेटिव में, तो चार्ज डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, डबल हो गया, डबल हो गया। अगर जो यही पॉजिटिव में होता तो आधा हो गया, आधा हो गया। तो चार्ज डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, उस वजह से बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, उस वजह से अट्रैक्ट करती हैं। ये दो बॉडी के बीच में सेम चार्ज है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये अट्रैक्ट कर जाएंगी अब, क्योंकि हमने चार्ज डिफरेंस ही इतना ज्यादा कर दिया। अच्छा क्वेश्चन बनता है, नोट कर लेना इसको। आगे देखो, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, तो थर्ड आया पॉइंट हमारा मेथड से स्टार्टिंग का, लास्ट की। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, अच्छा कंडक्शन से पहले भी मैं इंडक्शन का एक क्वेश्चन रहेगा, लिख देते हैं पहले। एनसीईआरटी का एग्जांपल फर्स्ट, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, हाउ कैन यू चार्ज द मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग, बिना टच करे क्या किसी, बिना टच करे क्या किसी एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हो? हाउ कैन यू चार्ज, चलो लिख लो, हाउ कैन यू चार्ज ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, विदाउट टचिंग इट। तो इसका जो आंसर है वही फिगर पूरी बना देना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो कराया अभी, उसके अंदर जो फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस स्पेयर्स दिखाए, उसी को बना दो। उसमें क्या करा हमने, टच थोड़ी ना करा, टच थोड़ी ना करा। वो जो रोड भी होती है उसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड से लाया जाता है, अगर जो टच करके लिया आओगे तो चार्ज अर्थिंग हो जाएगा नीचे पॉजिटिव का, फिर पॉजिटिव रोड पर चार्ज नहीं रहता, फिर पॉजिटिव रोड पर चार्ज नहीं रहता। अगर जो ऐसे पकड़ के बोलने लग जाए कोई, ऐसे पकड़ के लाओ पॉजिटिव चार्ज रोड को, फिर नहीं रहेगा उस पर चार्ज। तो वो जो पूरा का पूरा बनाया था उसको नोट कर दो। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, हाउ कैन यू चार्ज, लिखो हाउ कैन यू चार्ज, हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर नेगेटिवली विदाउट टचिंग, नेगेटिवली विदाउट टचिंग। बस कुछ चेंज नहीं है, नेगेटिवली चार्ज करना इस बार। भाई पहले पॉजिटिव चार्ज रोड को पास में लेकर के आए थे उसमें इंडक्शन में, अब नेगेटिव चार्ज को लेकर के आओ, नेगेटिव चार्ज रोड को करके देखो। इसको नहीं होता कमेंट बॉक्स में बताओ, है ना, रोक के करके देखो, नहीं होता कमेंट बॉक्स में बताओ, करा देंगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर जो बताओगे तो करा देंगे बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, इफ 10 की पावर 9, इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट अ बॉडी, if 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट अ बॉडी to another body, to another body every second, देखो to another body every second, every second,
how much time is required to get a charge of 1 coulomb? How much time is required to get a total charge of 1 coulomb? कहने का मतलब है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर लो, वो कहने का मतलब है क्वेश्चन का, समझो कि 1 सेकंड के अंदर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 10⁹ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं आंसर के अंदर इन 1 सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन moves from one body to another। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज जाने के लिए इतना टाइम लगता है। 1 सेकंड के अंदर इतना चार्ज जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में ट्रांसफर करेगा, कितने टाइम में? भाई 1 सेकंड में तो इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में जाएगा? इसको नीचे लिया, यानी कि लो लिख लो, टाइम टेकन बाय 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1/10⁹ सेकंड। इतना टाइम लगता है एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए 10⁹ सेकंड लगेगा। आ गई बात समझ में? है ना? तो इतना टाइम लगने वाला है एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में। तो 10⁹ देख रहे थे कि 1 सेकंड में जा रहे हैं, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में इतना टाइम लगेगा। डिवाइड कर दिया, यही तो करते हैं मैथमेटिक्स में। अब तक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है ना। अब वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कि एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है। वो कहता है 1 कूलम्ब चार्ज भेजने में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, तो पीछे क्वेश्चन करा 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितना होता है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर। यानी कि वी नो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम्ब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 1 कूलम्ब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, चलो ट्राई करो इसको पहले। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, खाली क्वेश्चन बचा है। देखो 2 मिनट होता है नहीं होता। देखो सीधी सी बात है, वो कह रहा है 1 कूलम्ब चार्ज जाने में 1 इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगता है, तो 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू इतने इलेक्ट्रॉन, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन। यानी कि टाइम टेकन कितने, इतने इलेक्ट्रॉन को। देयरफॉर हम कह सकते हैं टाइम टेकन टू ट्रांसफर 1 कूलम्ब चार्ज, कितना टाइम लगने वाला है भाई। 1 कूलम्ब में इतना चार्ज होता है, लो इसको रख लिया 9⁸ और 1 इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगता है इतना, तो इससे मल्टीप्लाई ना कर दें क्या 1/10 से की पावर 9। भाई टाइम टेकन बाय 1 इलेक्ट्रॉन इतना, 1 कूलम्ब के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का टाइम है, तो इतने टाइम 1 इलेक्ट्रॉन को लग रहा है, और ये इतने इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉनों का जितना है उससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर आ जाएगा। चलो करके देखो, इससे ये कट गया 18 से 6.25 इंटू 10⁻9 आ गया सेकंड।
ये तो सेकंड में हो गया, है ना। अब इसको देखते हैं कहां तक जाते हैं, ईयर में निकालने की कोशिश करते हैं। तो 6.25 इंटू 10⁹ ईयर में चेंज करना चाह रहे हैं, सेकंड में अभी टाइम सेकंड में, तो सेकंड से पहले मिनट में जाओ, यानी कि 60 से डिवाइड करो, फिर मिनट से घंटे में जाओ, फिर 60 से, क्यों, एक मिनट के अंदर 60 तो होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है एक मिनट के अंदर, और एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, तो फिर 60 से, और फिर क्या करो, एक दिन में पहुंचो, 24 में पहुंच गए, यानी कि 24 घंटे, फिर क्या करो, फिर 360 डेज, 1 ईयर में 365 डेज, है ना। हालांकि 0.25 भी होता है लास्ट में, लेकिन अप्रोक्सीमेट करते हैं हम लोग, और ये आता है अप्रोक्सीमेशन 198 के ईयर, सोल्व करने। इसको हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 200 ईयर देते हैं, 200 ईयर। कितना आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली, वैसे 198 होता है ईयर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 200 ईयर। सोल्व करके वो भी तो नहीं दिखाता है 198, लेकिन बाद में बोल देता है अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर होता है हमारा। तो इतना ज्यादा टाइम लगता है 1 कूलम, यानी कि बहुत बड़ा चार्ज है ये, तो देख लो कितना बड़ा चार्ज है ये। 2 सेकंड रेस्ट लो। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब होता है चलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्जेस का, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, है ना, स्टैटिक का मतलब स्टैटिक यानी कि स्टैटिक रह करके चलना, भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, मोशन में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी चल जाएगा। कैसे? अरे वो नहीं पड़ा, दो चार्जेस को टच किया आपस में और चार्ज ट्रांसफर, इस पर भी आगे, इस पर भी आता है। अभी जो पर 5 मेटेलिक बॉडी कॉन्टैक्ट टू ईच अदर, है ना, तो बीच पर 0 रहेगा था, लेकिन दो बॉडीज लो तो एक पर पॉजिटिव रह जाएगा, एक पर नेगेटिव रह जाएगा, क्यों, जो कि लास्ट वाली पर दो बॉडीज लो टकराई, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव। तो यही है कंडक्शन, जब बॉडीज कांटेक्ट में आती है तो कंडक्शन होता है, यानी कि ए फिनोमेना in which charged body and uncharged body are in contact to each other. अच्छा, in which charged body and uncharged body are in contact to each other and get electrified, ऐसे लिख सकते हो। Physically contact to each other. और करके लिखो इसके डेफिनेशन, in which अनचार्ज भी कह सकते हैं और चार्ज बॉडी को दोबारा और ज्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, इसलिए ये वाली डेफिनेशन। लेकिन एग्जाम में ये वाली लिख करके आओ और अच्छा रहेगा, दोनों लिख करके आओ बहुत बढ़िया रहेगा, ऊपर वाली भी लिख करके आओ तो भी चलेगा। ए फिनोमेना इन व्हिच अनचार्ज बॉडी गेट चार्ज, a phenomena in which uncharged body get charged when a charged body touch with uncharged body. चलो ये भी उसी बात पर डिपेंड करता है, इफ शेप साइज
एंड मटेरियल आर सेम, तो ही इस तरीके का इंडक्शन कंडक्शन होगा जैसा आप दिखाने जा रहे हैं, वरना वो डिपेंड करता है शेप पर, साइज पर, उस हिसाब से होता है, किसी पर ज्यादा जाएगा किसी पर कम जाएगा। लेकिन जो अब होने वाला है वो आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल बॉडी वो बॉडी जिसका शेप साइज वगैरह सब कुछ सेम हो। कंडक्शन का मतलब होता है चलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब चार्जेस का रेस्ट करके चलना, यानी कि भागना नहीं, ट्रांसफर हो जाना बस, भागेगा थोड़ी ना। कैसे देखो, देखो एक बॉडी हमने ये ली, दूसरी बॉडी हमने ये ली, हमने कहा इस पर अभी तक नो चार्ज या कहते अनचार्ज, कोई चार्ज नहीं, इस पर हमने कहा 100 कूलम चार्ज है। तो कंडक्शन कहता है कि दोनों को टकराया, ये पार्ट ए होगा इसका, ये बी, दोनों को जब हम कांटेक्ट में लेकर के आए तो इस पर भी 50 कूलम चार्ज और इस पर भी 50 कूलम चार्ज, चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हाफ हाफ हो गया। हमेशा कंडक्शन के अंदर यही होना है कि चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा, जितना भी चार्ज है टोटल होगा हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन कराऊंगा एक इसके बाद में, पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। ये हो गया चार्ज गया कैसे, ट्रांसफर कैसे हुआ, इसको देखना चाहिए, ये नोट कर लो, ये नोट करने वाली चीजें हैं, इसको नोट करो, ये बी फिगर लिख लेना नीचे की तरह, और बाद में देखते हैं हम कैसे हुआ, कैसे आखिर ये, चलो इसको देखते हैं। अभी हमने बताया था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है सरफेस पर। लो एक ये थी बॉडी, इस पर कोई चार्ज नहीं था, दोनों सिमिलर बॉडी, इस पर 100 कूलम चार्ज था, ये इसके पास आई तो इसने इसका भाई पॉजिटिव मान लो, और जो पॉजिटिव 100 कूलम है तो इसका नेगेटिव 100 कूलम चार्ज खींच लेगा अपनी तरफ, खींचेगा नहीं खींचेगा, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब ये कांटेक्ट में आए होंगे इस तरीके से, मान लो जो 5 से मानते हैं, 5 कूलम अच्छा समझ में आएगा, 5 कूलम चार्ज, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 5 खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये पॉजिटिव। जैसे ही टकराया, टकराने के बाद में यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसका, इसने इसका नेगेटिव तो खींचा, जब टकराया तो खत्म कर देगा आपस में, यानी कि 0 हो गया, यानी कि इस पर कितना रहा, इस पर कितना आ गया, पॉजिटिव के 5 कूलम आ गया, और इसका 5 कूलम जो था वो इसके साथ कैंसिल हो गया, यानी कि इस पर 0 हो गया। कहने का मतलब तो यही, लेकिन हमने कहा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा, जब दोनों बॉडी ऐसे तो चार्ज, इसका चार्ज इस पर चला गया, लेकिन हुआ क्या होगा अभी पता, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसी बॉडी पर। ऐसे जब ये टकराए, टकराने के बाद में कंडक्शन के अंदर बता रहे हैं, वो इंडक्शन था, अभी दोनों को ऐसे टकराने के बाद में एक बॉडी की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे जब टकराए पड़े, यानी पूरी होल एक बॉडी, तो चार्जेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पर आधा आधा, यानी कि 5 कूलम इस है तो 5/2 और 5/2 इतना आधा, जैसे वहां पर 100। सीधा बात यह है इसके अंदर जब भी कंडक्शन होगा तो टोटल चार्ज देख करके आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, खत्म हो जाएगी बात। अच्छा क्वेश्चन लिखो, इसके ऊपर एक अच्छा समझ में आएगा टॉपिक। क्वेश्चन लिखो, 3 मेटेलिक स्फीयर्स लो, A, B and C, 3 metallic spheres A, B and C having charge, have charge, एक पर ले लेते हैं चलो 20 कूलम, 5 कूलम, और थर्ड पर चलो 9 चार्ज, थर्ड पर कोई चार्ज, नो चार्ज है ना। लो ये रही बॉडी, ये रही बॉडी, ये रही बॉडी, इस पर हमने बोला 20 कूलम चार्ज है, पर बी पर हमने बोला 5 कूलम चार्ज, सी पर हमने बोला नो चार्ज, कोई चार्ज। लो पहले केस में क्या हो रहा है, सी टच विद ए, सेकेंड में हमने बोला सी टच विद
then what will be the charge on A, B and C? नोट करेंगे क्वेश्चन को, कितना चार्ज होगा, अटेम्प्ट करके देखेंगे क्या आता है आंसर। पॉज करके नोट करें और अटेम्प्ट करें, खुद से कोशिश करें। चलिए देखते हैं कितना चार्ज आया। क्वेश्चन नोट हो चुका, हमारा काम यहां तक है, तो लेते हैं। चलो आंसर में सीधा ही लेते हैं हम आंसर ऐसे। अच्छा, हमने कहा पहले जो सी बॉडी है वो ए से टकराएगी। जब ये ए से टकराएगी तो 20 कूलम इस पर 9 कूलम, टोटल चार्ज दोनों को कितना हुआ 20 कूलम। तो 10 इस पर 10 इस पर, भाई 10 इस पर आ गया, कंडक्शन के बाद 10 इस पर। फिर हमने कहा सी को बी के साथ ने क्या करा, कंडक्शन का। अब ये इस पर 10 कूलम चार्ज है, अब सेकंड केस में 10 कूलम है, उस पर 20 पर 5, दोनों का टोटल कितना हो गया 50। डिस्ट्रीब्यूट कितना कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 7.5, और इस पर भी रहेगा 7.5। यानी कि ऐसे दिखाएंगे आंसर में, इस पर 10 कूलम रहेगा ए, बी पर 7.5 कूलम, सी पर 7.5 कूलम। ये इसका आंसर होगा। ऐसे बोल सकते हो A = 10 कूलम, B = 7.5 कूलम, C 7.5, जैसा मन करें। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग कूलम्ब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वैसे कूलम्ब फोर्स काफी बड़ा जाता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह पढ़ेंगे, तो पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर काफी सारे। तो वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें।